ओके, सो क्लास हमारा स्टार्ट होता है मैनेजमेंट से। सो मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं सबको बता दूं, कुछ बेसिक ग्राउंड रेडी करता हूं या फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग रेडी करता हूं इस टॉपिक मैनेजमेंट के बारे में। सो फॉर एग्जांपल जो क्लास 11 का हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट था, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज यहाँ पे ना हो। जो आपका जो बीएसटी है सीबीएसई वालों का बिजनेस स्टडीज़, वो आईएससी वालों का कॉमर्स है। हाँ, जो आईएससी वालों का जो बीएसटी है बिजनेस स्टडीज़ है वो आपका नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग आपका बीएसटी ही पढ़ रहे हैं, सीबीएसई वालों से बोल रहा हूँ, और आईएससी वालों का मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा है कॉमर्स में, फॉर एग्जांपल कि जो बिजनेस का बेसिक स्ट्रक्चर हमारा था उसके बारे में हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि पूरा बिजनेस जो वर्ल्ड है फॉर एग्जांपल उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन क्लास 12 का हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, अभी किसी को आसान लग रहा होगा कि कॉमर्स तो बड़ा आसान है, पढ़ लेंगे, लर्निंग डेफिनेशंस वगैरह है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लर्निंग जब 20 से 24 चैप्टर लर्न करना पड़े ना, तब दिक्कत आता है, तब डिफिकल्टी होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उन टॉपिक्स का बैकग्राउंड जानूँ, समझूँ, उनको कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करूँ, तो 24 तो क्या मुझे 50 चैप्टर क्यों ना दे दे, हम आराम से लर्न कर लेते हैं। तो यहीं पे आता है टीचर का रोल कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में, तो ये हमें सिखाता है कि जो बिजनेस वर्ल्ड हमारा है, ठीक है। सो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस कर रहा है तो किसी मोटिव से बिजनेस कर रहा होगा, ठीक है। जो हमने क्लास पढ़ा था क्लास 11 पढ़ा था हमने कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ध्यान दीजिएगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैनेजमेंट में भी, कि मैनेजमेंट निकला ही है उस ऑब्जेक्टिव से। अगर बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव्स ना होता तो मैनेजमेंट हम लोग आज नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। तो मैनेजमेंट जाने से पहले समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो फॉर एग्जांपल हम कुछ भी काम क्यों ना करें, ठीक है। हमने क्लास 11 में चैप्टर और पढ़ा था सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़, वहाँ मैंने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमारे थे वो हम करते थे किसी मोटिव से, किसी ऑब्जेक्टिव से। अगर ऑब्जेक्टिव ही ना हो तो वो एक्टिविटी ही ना करें। फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव है फॉर एग्जांपल मार्क्स अच्छे लेकर आके अच्छे कॉलेज में सिक्योर करना, अच्छे कॉलेज में जाकर अच्छा जॉब सिक्योर करना, फ्यूचर में से मुझे अर्निंग होगा। सो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एक अच्छा जॉब, अच्छे पैसे कमाना, फॉर एग्जांपल अच्छा लाइफ मेंटेन करना। तो उस ऑब्जेक्टिव से अगला ऑब्जेक्टिव निकला कि मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए, उससे एक और ऑब्जेक्टिव निकला मुझे अच्छा स्कूल चाहिए, उससे एक और निकला कि मुझे अच्छे नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइन से ऑब्जेक्टिव निकलते जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, तो उनका भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और इन ऑब्जेक्टिव होते तो बहुत सारे, 10, 15, 20 कितना भी गिनाऊँ, लेकिन 10, 15, 20 से 30 ऑब्जेक्टिव्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी जो होगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव जिसका डायरेक्ट बेनिफिट मिले ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे फिर से हम अकाउंटेंसी वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि बिजनेस या फर्म या कह सकते हैं कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेशन कंपनी मान के चलते हैं वो अलग है। वो मान के चलते कि आर्टिफिशियल पर्सन ए लिमिटेड है मान के चलते हैं, ठीक है। और जो वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे उसके ओनर हो, चाहे उसके इन्वेस्टर हो, चाहे उसका खुद का मैनेजर हो, चाहे उसके स्टाफ हो, सभी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसी भी कंपनी को हम समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट रखता हूँ सिर्फ कंपनी, एक बिल्डिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है। और सेकंड में सभी रिसोर्सेज को, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स को, हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कंपनी हो गया और ये हमारा हो गया उसके रिसोर्सेज। इसमें दोनों आगे एक्टिव रिसोर्स और पैसिव रिसोर्स भी चले आएंगे। तो किसी बिजनेस में एक्टिव रिसोर्स का मतलब होता है वो रिसोर्स जो एक्टिवली वर्क करे, जिसका हम कंट्रीब्यूशन देख पाए। फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं, जिनका बेसिक सब्जेक्ट है आईसी वालों का, उनको मैं अगले सेशन में पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी समझिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो उसमें रिसोर्स हमारे होते हैं, दोनों का अपना अपना खुद का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, अपने लिए प्रॉफिट चाहता है, अपना सर्वाइवल चाहता है, लॉन्ग टर्म में अपने कस्टमर को बांध के रखना चाहता है, अपने आप को इनोवेट करना चाहता है। कौन? ये ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सभी ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को डायरेक्टली कनेक्टेड हो उसके बेनिफिट से, या जो बेनिफिट डायरेक्टली उसे मिले, उसे कहते हैं इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। और किसी बिजनेस का चाहे वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हम लोग कहते हैं, और जब आप लोग हाई क्लास में जाओगे तो खुद से फील कर पाओगे कि 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हमारा आता है, वो है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, जहाँ बिजनेस खुद के बारे में सोचता है, उसका ओनर नहीं,
उसका मैनेजर नहीं, बिजनेस खुद के बारे में सोचता है, यानी कि अपना प्रॉफिट, अपना सर्वाइवल, अपना कस्टमर बेस, अपना इनोवेशन फॉर एग्जांपल। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वहाँ वो ऑब्जेक्टिव होते हैं वहाँ के काम करने वालों के लिए। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, जो सेकेंडरी हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका बेनिफिट वहाँ पे काम करने वालों को मिलता है, चाहे मेरा वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्यों ना हो, चाहे मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्यों ना हो, चाहे मेरा नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ही क्यों ना हो। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो इसका लिंक थोड़ा थोड़ा जो है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव के साथ भी है। हम क्लास 11 पढ़ चुके हैं कि अगर बिजनेस अपना सोशल ऑब्जेक्टिव ठीक से पूरा करता है, अचीव करता है, फॉर एग्जांपल सोसाइटी में उसका एक इमेज बनता है कि ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है, ठीक है, हमारे बारे में सोचता है, तो इसी के प्रोडक्ट, इसी सर्विसेज को कंज्यूम करो, तो इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट भी उसमें, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट मिलता है सोसाइटी को। अब अगर बात मैं करूँ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के बारे में, जितने लोग फर्म में काम कर रहे हैं, चाहे उसको ओनर ही क्यों ना हो, चाहे इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, चाहे खुद मैनेजर्स ही क्यों ना हो, चाहे एम्प्लॉयज़ स्टाफ ही क्यों ना हो, उनका ऑब्जेक्टिव भी खुद का होता है। उनको खुद का डेवलपमेंट चाहिए, खुद के स्किल्स में इन्हांसमेंट चाहिए, उनको जॉब क्रिएशन चाहिए, उनको हाई सैलरी का जॉब चाहिए, उनको फेयर रेम्यूनरेशन चाहिए, उनको अच्छा वर्क कल्चर चाहिए फॉर एग्जांपल। तो ऑब्जेक्टिव उनके होते हैं और उसी चारों ऑब्जेक्टिव को कह सकते हैं अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ना हो तो ये चारों ऑब्जेक्टिव अचीव तो होंगे फॉर श्योर, लेकिन इफेक्टिवली नहीं होंगे और एफिशिएंटली नहीं होंगे। तो अगर मैं इसी को लेकर टॉपिक बना के आगे चलूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल, तो ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट जो फीचर भी आप पढ़ोगे तो पहला आपको फीचर यही मिलेगा कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। अगर गोल नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो शायद मैनेजमेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज नहीं होता। और इसी ऑब्जेक्टिव को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली, मैं आऊँगा इनका मतलब क्या होता है, इन्हीं ऑब्जेक्टिव को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करना ही काम है एक मैनेजमेंट का। सो अगर बात करूँ मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट के बहुत से डेफिनेशंस भी हैं, अलग अलग स्कॉलर्स हैं, वो मैनेजमेंट को एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ये है, उनके एज पर, उनके हिसाब से मैनेजमेंट ये है। लेकिन मैनेजमेंट कोई एक नहीं है। अगर 4 स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर ए, बी, सी और डी, स्कॉलर ए बोल रहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, स्कॉलर बी बोल रहा है मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है, स्कॉलर सी बोल रहा है कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, स्कॉलर डी बोल रहा है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप है। तो उसमें से कौन सही है? मैं बोलूँगा वो चारों सही है, कि मैनेजमेंट इतना बड़ा समंदर है कि उसको किसी भी एक, हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी एज में हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, उसे बहुत कुछ आता है। बिकॉज जब भी हम जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने, तो सिर्फ एक काम करके हम ऑर्गेनाइजेशन को अचीव नहीं कर सकते, हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। बिकॉज जिस ऑब्जेक्टिव में बात कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव हो, चाहे मेरा वो सोशल ऑब्जेक्टिव हो, चाहे मेरा वो ह्यूमन और नेशनल ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो, ये सुनने में बड़ा आराम से लगता है, लेकिन उनको अचीव करना बहुत ही खिचड़ी वाला काम है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो मैनेजमेंट को मल्टीपल कह रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैनेजमेंट को मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं। जब एक टॉपिक है जो इतने सारे काम करता है, तो उसका डेफिनेशन थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन जो हम चूज़ कर लेते हैं, और उसी मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन को हम कहते हैं हमारा एक जनरल डेफिनेशन या फिर जनरल एक्सेप्टेड डेफिनेशन, जो मेजर एस्पेक्ट को कवर करता है उस टॉपिक के। फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं यहाँ देखूँ, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, किसका मैसेज है चैट में, ओके कोई इशूज़ नहीं है, बाकी तो चलता है। सो इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करना जो होता है, काम होता है मैनेजमेंट का। तो जो जनरल डेफिनेशन मैनेजमेंट का है वो एक ऐसा डेफिनेशन है जहाँ हमने क्या किया है, मोटा मोटा जो होता है कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट के हमने कवर कर लिया। तो एस्पेक्ट क्या है? पहला कि मैनेजमेंट का जो काम है वो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स किसके? ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के 4 गोल होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, ह्यूमन और नेशनल। इन चारों गोल को अचीव करना काम है मैनेजमेंट का मेन फोकस। सेकेंड चीज़, इनको अचीव करना तो है, लेकिन इफेक्टिवली अचीव करना है और एफिशिएंटली अचीव करना है ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। थर्ड, कैसे अचीव करना है? कुछ सेट ऑफ फंक्शंस करके, जो फंक्शन जो है बहुत सारे स्कॉलर्स ने उन फंक्शन के ऊपर काम किया है, स्टडी किया है, डिटेल एनालिसिस किया है, उसके बाद उन फंक्शन को दिया है फॉर एग्जांपल सोसाइटी में कि आप ये काम करते हो तो जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो वो अच्छे से हो जाएगा। तो मैनेजमेंट उन सेट ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव करता है एफिशिएंटली और
इफेक्टिवली। सो मैनेजमेंट डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जनरल डेफिनेशन कि मैनेजमेंट रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ या फिर सेट ऑफ फंक्शंस। आप इंडिपेंडेंट कोई भी दिक्कत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैनेजमेंट रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ या कह सकता हूँ सेट ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस में ब्रैकेट में यूज़ करेंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि डेफिनेशन में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लिख देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है मैनेजमेंट डेफिनेशन में, वो सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है, तो मुझे बस रेफरेंस देना सेट ऑफ फंक्शंस। लेकिन एग्जामिनर को मुझे बताना है कि आपको फंक्शंस के बारे में भी पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये है सेट ऑफ फंक्शंस। ध्यान दीजिएगा, सिंगल एक्टिविटी है, मिलाकर कोई भी एक मैंने फंक्शन परफॉर्म किया और ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई दो मैंने फंक्शन परफॉर्म किया, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हमें पांचों यानी कि पूरा सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए अगर मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो मैनेजमेंट रिफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ फंक्शंस, ब्रैकेट पे लिख देंगे सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। आप ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे ऊपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, बस ब्रैकेट क्लोज हमारा, विच आर अंडरटेक टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड। यहाँ पे एक वर्ड है प्रीडिटरमाइंड। गोल्स ऑब्जेक्टिव जो होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले ही डिटरमाइन कर लेता है कि मुझे एक साल के बाद क्या क्या चाहिए, 6 महीनों के बाद मुझे क्या क्या चाहिए, और ऑब्जेक्टिव को प्लानिंग करने के बाद इनके प्री डिटरमाइन करने के बाद वो उस मतलब डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देता है। तो गोल्स हमारे हैं, इनको रिफर्स टू एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन और विच आर परफॉर्म्ड टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैंने क्या किया इस डेफिनेशन में, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे थे, ठीक है, जो हमारे की फ्रेज कहते हैं हम लोग आईएससी बोर्ड में, कि इनके बिना डेफिनेशन जो है वो अच्छे से बनेगा ही नहीं, तो उनको मैंने जो है डेफिनेशन में अंडरलाइन कर दिया है। सो बहुत सारे बच्चे जो पहले मैं ट्यूशन क्लास लिया करता था, वो बच्चे बोलते थे कि जो ऑनलाइन क्लासेस में एक डेफिनेशन नोट्स हमें नहीं मिलता, तो मैं कोशिश करूँगा अब ऑनलाइन क्लासेस में जो नोट्स आप लोग नोट्स चाहिए उसका मैं लिख के आपको प्रेजेंट कर सकूँ मेरे पीछे स्क्रीन पर, और उनको मैं अंडरलाइन भी कर दूं ताकि आप समझ जाए डेफिनेशन में क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट है। तो इस डेफिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? सेट ऑफ फंक्शंस, अगला प्रीडिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, उनको अचीव करना, थर्ड हमारा उनको अचीव करना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। तो अगर आगे मैं बढ़ूँ तो आपको इसमें सभी वर्ड का ऑलमोस्ट मीनिंग तो पता होगा, लेकिन 2 वर्ड हमारे यहाँ पे यूज हुए हैं, उसे कहते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। सुनने में शायद दोनों सेम लगे, किसी भी कॉमन नॉन कॉमन स्टूडेंट के लिए जो 11th क्लास में, वो भी सोचेगा कि दोनों वर्ड सेम है ऑलमोस्ट। या फिर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल कोई नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट है, साइंस या आर्ट्स, बोलेगा दोनों ऑलमोस्ट सेम लगता है शायद सुनने में, लेकिन जब हम एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो हमको इन दोनों वर्ड का डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो अगर बात करूँ मैं इफेक्टिवली के बारे में, तो कोई भी काम इफेक्टिव तब होता है जब उसको मैं टाइम पे करूँ, जब उसको मैं टाइम पे अचीव कर लूँ, टाइम पे अकम्पलिश कर लूँ, ऑन टाइम उसे मैं कंप्लीट कर लूँ, तभी वो काम कॉमर्स वर्ल्ड में इफेक्टिव कहलाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कि 1 साल का हमारे पास सिलेबस है, कोई बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, साल के एंड में अगर वो पढ़ेंगे तो उनका मैं कह सकता हूँ नॉर्मल कि उनका सिलेबस पूरा नहीं होगा, यानी कि ऑन टाइम सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो क्या इफेक्टिव हुआ काम? इफेक्टिव तो नहीं हुआ। तो जब तक काम ऑन टाइम ना हो उसे हम इफेक्टिव नहीं कहते हैं। होप समझ में आ रहा हो। तो मैनेजमेंट को सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, लेकिन कब करना है? ऑन टाइम। जो टाइम फ्रेम दिया गया उनको कि हमारी कंपनी को $10,000 से $20,000 की कंपनी बना देना है मुझे 1 साल के अंदर, तो मैनेजमेंट का टारगेट है कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 1 साल के अंदर ट्राई तो कम से कम करना ही 1 साल के अंदर, तभी इफेक्टिव कहलाएगा, वरना इफेक्टिव नहीं कहलाएगा। क्या फ़ायदा अगर मैं 10th पास करूँ 5 साल पढ़ने के बाद, मतलब फेल हो रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, 10th तो पास कर गया, ऑन टाइम किया नहीं किया, तो इफेक्टिव वो चीज़ नहीं है। अब अगर सेकेंड में चले जाओ एफिशिएंटली, तो हर एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए या अकम्प्लिश करने के लिए फिर कंप्लीट करने के लिए कुछ हमारे जो होते हैं कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनके पैसे हमारे, और उन्हीं पैसों को पे डिपेंड करता है कि हमारे कंपनी का प्रॉफिट क्या होने वाला है। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करना है मैनेजमेंट को कम से कम कॉस्ट पर, यानी कि एफिशिएंटली, कॉस्ट कम से कम मिनिमाइज करके तुम्हारा, ठीक है। अगर मैनेजमेंट को मैं बहुत सारे पैसे ही दे दूं और तब वो गोल अचीव करे तो फ़ायदा क्या हुआ? वो तो एफिशिएंट है ही नहीं। वो तो मैं किसी को पैसे पे करता वो तो पूरा होता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए एक कंपनी है, ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन, वो उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उससे उस प्रोडक्ट को मार्केट में फेमस बनाना है। उसने 2 मैनेजर को बुलाया, बोला कि आप 2 मार्केटिंग मैनेजर को बुलाया कि चलिए मुझे इस प्रोडक्ट को फेमस करना है, तो मुझे बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए इसके लिए ऐड करने के लिए। तो एक ने बोला मुझे 500 करोड़ रुपये दे दीजिए।
मैं पूरी दुनिया में ऐड कर दूंगा, आपका प्रोडक्ट बिकने लगेगा। एक ने बोला कि ठीक है 500 करोड़ तो मुझे नहीं चाहिए, कुछ कम कर लेते हैं, 200 करोड़ मुझे दे दीजिए, मैं पूरी दुनिया में आपका ऐड कर दूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल कंपनी पर रिस्क लिया, 200 करोड़ रुपये दे के ऐड करवा भी दिया और ऐड हो भी गया। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैनेजर सेकंड मैनेजर था उसने कम से कम दाम पर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेने के उसके उस पर्टिकुलर गुड्स को फेमस करना या उसका ऐड करना पूरी इकोनॉमी में या पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं। तो दो चीज़ें, ऑन टाइम और कम से कम कॉस्ट पर। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक मैनेजर होता है वो उसका ज़िंदगी कह सकते हैं इसी के पीछे आगे आसपास घूमता है, जो उसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो लाइफ है कि जो भी उसको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनको ऑन टाइम अचीव करना है और उनको कम से कम पैसों में अचीव करना है। सो ये था एक जनरल डेफिनेशन मैनेजमेंट का जो वाइडली एक्सेप्टेबल है। मैं नहीं कह सकता कि यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है, बिकॉज मैनेजमेंट इतना बड़ा एरिया है कि इसको एक डेफिनेशन से कवर करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ये जनरल डेफिनेशन है, ये एक्सेप्टेड है, सब इसे एक्सेप्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 2 अगर बात करूँ इसके बारे में, सो जो हमारा टॉपिक नंबर 2 होगा वो हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ हम आप देख पा रहे हैं ऊपर की मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप फॉर एग्जांपल। तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैनेजमेंट इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा चीज़ है कि एक सिंगल डेफिनेशन कवर तो कर नहीं पाएगा। टाइम टू टाइम डिफरेंट स्कॉलर्स ऑफ कमर्शियल वर्ल्ड कह सकते हैं, उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर स्टडी किया, उन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस को, एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर किया, क्लोजली वॉच किया, तब उन्हें समझ में आया कि अलग अलग स्कॉलर्स है ना, तो उनको अलग अलग समझ में आया। तो किसी ने कहा कि नहीं मैनेजमेंट जो है एक तरह का एक्टिविटी है, किसी ने बोला कि मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है, किसी ने कहा कि नहीं मैनेजमेंट जो है डिसिप्लिन है, और किसी ने बोला कि मैनेजमेंट एक तरह का ग्रुप एक्टिविटी है। तो 4 डेफिनेशन है। तो सीबीएसई वाले हो चाहे आईसी वाले बच्चे हो, सबके टॉपिक में ये चीज़ है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये 4 पॉसिबल है कि एक चीज़ अगर इतना कॉम्प्लेक्स हो, डेफिनेशन देना या फिर डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है उस पर्टिकुलर चीज़ को। सो आगे बढ़ूंगा अगर मैं समझाने के लिए, तो हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे कि मैनेजमेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनेजमेंट क्या हमारा होता है। तो अगर मैं पहला बात करूं कि मैनेजमेंट एज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल, तो मुझे इससे पहले समझना पड़ेगा कि मैनेजर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि चारों हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो किसी ना किसी चीज़ को डिनोट करते हैं, और जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को, थेस को अप्लाई करता है उसे हम कहते हैं मैनेजर। तो मैनेजर यूँ ही किसी को नहीं बोलेंगे कि हाँ ये मैनेजर करता है, ये मैनेज करता है तो ये मैनेजर कंपनी का, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमको समझना पड़ेगा कि सही या फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है किसी मैनेजर का, आगे टॉपिक समझने से पहले। तो मैनेजर बस वो पर्सन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बाकी लोग से काम करवाता है। अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा होता है या वो आदमी होता है जो खुद काम नहीं करता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करता है, ठीक है, बल्कि वो काम करवाता है बाकी लोगों से। क्यों? आप सोचिए कि अगर वो सिंगल बंदा काम करे, सिर्फ एक बंदा काम करेगा, लेकिन अगर उसमें ऐसा क्वालिटी है, लीडरशिप है फॉर एग्जाम्पल, कि वो 100 लोगों से काम करवा सके, तो उसे तो काम करने की ज़रूरत नहीं ना है, तो उसके बिहाफ में 100 लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि जो भी होते प्रोफेशनल्स कॉमर्स वाले, उनको पता है मैनेजमेंट के बारे में, तो सोचते हैं कि मैनेजर एज अ करियर बहुत ही बढ़िया होता है कि मुझे तो काम करनी है। अगर मैं एक अच्छा मैनेजर बन गया, अच्छे से पढ़कर समझ कर वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने के बाद अगर मैं एक अच्छा मैनेजर बन गया, तो शायद मुझे काम ना करना पड़े, मैं लोगों से काम करवाऊँ, तो बनता मैनेजर पहला। लेकिन ये तो बस सुपरफिशियल नॉलेज हो गया कि मैनेजर्स आर दोज पर्सन्स हु गेट द थिंग्स डन बाय अदर पीपल, ठीक है। खुद काम नहीं करते, खुद फिजिकल काम नहीं करते, वो मेंटल काम करते हैं, ठीक है। वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते कि हाँ खुद के मशीन में सामान बनवा रहे हैं। सामान कैसे बनवाना है, कितनों को बनवाना है, कितने लोग चाहिए, कौन कब का आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये काम करते हैं मैनेजर्स, और काम फिजिकल वर्क करते हैं अदर पीपल, यानी कि अदर एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं। लेकिन जब मैं इस टॉपिक के अंदर और एंटर करूँ कि मैनेजर तो खुद तो काम कर नहीं रहा है, वो काम बाकी लोग से करवा रहा है, तो कर क्या रहा है, तो मुझे अगला जो पैराग्राफ मैंने लिखा है नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो है मैनेजमेंट इंटीग्रेट करता है। आई रिपीट, मैनेजमेंट इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, कॉम्बिनेशन स्टैब्लिश करता है, और एक बेस्ट कॉम्बिनेशन स्टैब्लिश करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जो लोग बच्चे 10th पास करके आए, अगर मैं बोलूँ कि मैं 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, तो कभी वाटर बनेगा, कभी वाटर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर तो मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो यहाँ पे तो मुझे पता भी नहीं, कोई फॉर्मूला भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वो मैनेजर खुद ब खुद अलग अलग एक्सपेरिमेंट में खुद का स्किल्स यूज़ कर ये नॉन ह्यूमन
और ह्यूमन के बीच में एक एग्जैक्ट मतलब क्या नाम है इसका कॉम्बिनेशन स्टैब्लिश करना है, एक बैलेंस स्टैब्लिश करना, ताकि जो भी दोनों का इफर्ट हो एक सही डायरेक्शन में लगे। तो जो भी बच्चे अभी और ज्वाइन करेंगे फॉर एग्जांपल फ्यूचर में, उनको मैं इकोनॉमिक्स से पढ़ाऊंगा डिफरेंट चैप्टर्स में। फॉर एग्जांपल की रेवेन्यू चैप्टर हो गया, कॉस्ट चैप्टर हो गया, वो भी एक तरह का मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही है, जहाँ पर जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, वो बस डिफरेंट थियरीज पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स से, समझ रहा है कि जो मेरे नॉन ह्यूमन रिसोर्स मेरे हैं, ठीक है, उनको हम कैसे इकोनॉमिकली वे में इस्टेब्लिश कर सके अपने ह्यूमन रिसोर्स के साथ, ताकि जो मेरा आउटपुट है वो मेरा बेस्ट हो। और ये आउटपुट भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव ही ऑर्गेनाइजेशन का, तो इंटीग्रेट करता है, दे मेक डिसीजंस, वो डिसीजन लेता है कि एंड में सब कुछ देखने के बाद क्या काम होने वाला है, और रिस्पॉन्सिबल भी वो होता है। वो एलोकेट करता है रिसोर्सेज को डिफरेंट जॉब्स पर, कि भाई किस काम के लिए कौन से रिसोर्स मेरे पास है। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो एक अच्छा मैनेजर होता है जो कम से कम रिसोर्स में पूरा काम कर ले, ठीक है। ये नहीं कि उसे रिसोर्स में पूरा भर दूं और फॉर एग्जांपल तब वो काम अच्छे तो कोई भी कर लेगा, लेकिन एक अच्छा मैनेजर, स्किल्ड मैनेजर वही होता है जो कम से कम रिसोर्स को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, ठीक है। तो एलोकेट करते हैं रिसोर्स अकॉर्डिंगली, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो डायरेक्ट करते हैं एक्टिविटीज अदर्स के ऊपर, लिखा है कि दे गेट द थिंग्स डन बाय अदर्स। तो इनके इस चीज़ के लिए मुझे करना पड़ेगा डायरेक्ट, कि भाई तुम क्या काम करोगे, तुम काम कैसे करोगे, तुम्हारे काम करने का तरीका क्या होगा, और तुम आज से ऐसे ही काम करोगे। ये अथॉरिटी होता है मैनेजर्स के हाथ में, और मैनेजर ठीक ऐसे ही काम करता है। तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा एक है जो ये सब काम करता है, तो उसे आप कह सकते हैं वो मैनेजर है। और एंड में इन सब करने का उसका ऑब्जेक्टिव फिर से बता रहा हूँ है कि जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के उसको अचीव करना, जो गोल्स है उनके उसको अचीव करना। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर नीचे देख पा रहे हो फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो मैं लिखा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो अगर मैं अथॉरिटी के बेस पर या इंपॉर्टेंस के बेस पर अगर मैं कैटेगराइज करूँ मैनेजर्स को, फॉर एग्जांपल किसी भी बड़े कंपनी के, छोटे मोटे नहीं, छुटपुटिया कंपनी के नहीं, बड़े किसी भी कंपनी, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी लेके चलते हैं, या फिर आपकी लोकेलिटी में बहुत कोई बड़ा कंपनी लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ मैं पैसों से नहीं बोलूँगी 100 करोड़ की कंपनी, ऐसा नहीं बोलूँगा, उस डिपेंड करता है वो किस लेवल पर ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। सो वहाँ मुझे देखने को मिलता है मैनेज का 3 तरह कैटेगरीज, जो हम कवर करेंगे आगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ हम ये चीज़ फील करेंगे कि जो मैनेजर होते हैं 3 तरह के हमारे होते हैं। एक ऐसे मैनेजर जिनके पास बहुत पावर होता है, ठीक है, वो पूरे बिजनेस को इंटीग्रेट, बिजनेस के रिसोर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो पूरे बिजनेस के लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं, पावर उनके हाथ में है, एक ऐसे मैनेजर। तो इनको कहते हैं टॉप मैनेजर्स या टॉप लेवल की मैनेजर्स इनको हम कहते हैं, ठीक है। सेकेंड अगर बात करूँ तो हमारे तो मिड होते हैं, जिनका जो अथॉरिटी हमारा होता है वो टॉप वाले से कुछ कम हमारा होता है, और इनके पास अथॉरिटी होते हैं कुछ कम होते हैं, लेकिन ये अपने नीचे वाले मैनेजर्स को डायरेक्ट या कंट्रोल कर सकते हैं, और इनका काम होता है रूल्स, फॉर एग्जांपल कोई भी डायरेक्शन या कोई भी जो भी ये डायरेक्शंस है, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बनते टॉप मैनेजमेंट के थ्रू से, उनको इम्प्लीमेंट करवाना फर्दर, ठीक है। थर्ड अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट चले आओ तो यहाँ पे वो लोग होते हैं जो बहुत ही ग्राउंड लेवल पर काम कर, लेकिन मैनेजर्स फॉर एग्जांपल फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर हमारे होते हैं, ये खुद तो काम नहीं करते, इनके अंदर लेबर काम करते हैं, ठीक है। तो लेबर मैनेजमेंट में नहीं आता, सुपरवाइजर, फोरमैन, ये लोग जो हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जांपल, ये लोग आते हैं हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में, जो सबसे लास्ट हायरार्की अगर देखो मैनेजमेंट का सबसे लास्ट प्लेट पर ये फॉलो करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। नो डाउट अभी क्योंकि डिस्कस मैंने किया टाइप मैनेजर्स के बारे में, तो मैंने बस एक रेफरेंस दे दिया। जब हम लोग आगे बात करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पर इनके बारे में डिटेल बात करूँगा, टॉप लेवल, मिड लेवल और लोअर लेवल के बारे में, ठीक है। तो आगे अगर बढ़ूँ तो हमारे पास पहला डेफिनेशन, पहला कॉन्सेप्ट है कि मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कुछ काम करना, ठीक है। और मुझे पता है कि खुद तो काम करते नहीं, वो काम करवाते हैं दूसरों से, लेकिन दूसरों से काम करवाने के लिए उनको एक काम करना पड़ता है, खुद को वो करना पड़ता है इंटीग्रेशन फंक्शन। ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना या जोड़कर रखना, फॉर एग्जांपल 2 चीज़ों को, ह्यूमन रिसोर्स को पूरे ऑर्गेनाइजेशन के और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को, ठीक है। देखिए जब भी किसी काम में ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व हो तो उसका मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो लिविंग पर्सन है, उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से काम है, लेकिन उसके काम को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए एक उससे भी स्किल्ड पर्सन चाहिए जो जानता हो कि ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन बीइंग कैसे काम करते हैं, उनको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स फॉर एग्जांपल। तो इसी इंटीग्रेशन में आप कोई भी उठा लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, इवन की जो हम बात करेंगे HRM, जिनका BST फॉर एग्जांपल है,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वहाँ वो समझेंगे कि सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी ह्यूमन को मैनेज करना, या फिर जब ह्यूमंस बहुत सारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे मुश्किल काम है उन ह्यूमंस को मैनेज करना। और यही काम जो होता है मुश्किल काम परफॉर्म किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोगों के द्वारा। एक डिपार्टमेंट होता है, इनको सेल्स से मतलब नहीं है, इनको अकाउंटिंग से मतलब नहीं, इनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स से मतलब है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो खुश है कि नहीं, हम पढ़ेंगे HRM के अंदर। लेकिन अभी समझिए कि जो HRM भी ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मैनेजमेंट का ही पार्ट है। मैनेजमेंट पर दुनिया है, अब इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे आते हैं, वही डिपार्टमेंट HRM भी है। तो हम पढ़े हैं पूरी दुनिया के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, जो कि सभी को अपने अंदर कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, क्योंकि उन्होंने क्या पाया कि मैनेजमेंट जब उन्होंने क्लोज देखा तो उन्होंने देखा कि जो मैनेजर्स है जो फंक्शन परफॉर्म करें, उनका फंक्शन इंटीग्रेटिंग फंक्शन है। वो एक्टिव रिसोर्स को पैसिव रिसोर्स से हमेशा इंटीग्रेट करके रखते हैं, या उनके बीच का इस्टेब्लिश करते हैं जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो, या बेस्ट फिजिबल कॉम्बिनेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो यहाँ पर होता है कि मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व्स गाइड करना। ठीक है, कि तुम क्या करोगे, तुम कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड डायरेक्टिंग, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम्हारा काम ये, फॉर एग्जाम्पल तुम इस प्लान अकॉर्डिंगली ऐसे काम करोगे। थर्ड रेगुलेटिंग, कोई काम हमारे डायरेक्शन, हमारे गाइडेंस अकॉर्डिंगली नहीं कर रहा है तो उनको लास्ट में आकर रेगुलेट करेंगे अपने पावर को, अपने अथॉरिटी को दिखाकर कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आगे बात करूँ, एंड इंटीग्रेटिंग, तो इन चारों फंक्शन में से एज एन एक्टिविटी के अंदर ये 4 फंक्शन होते हैं, गाइडिंग करना, डायरेक्ट करना, इंटीग्रेट करना और फॉर एग्जाम्पल रेगुलेट करना। किसको, ह्यूमन रिसोर्स को विथ नॉन ह्यूमन रिसोर्स के साथ। ह्यूमन एफर्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव प्रीडिटरमाइंड डिफरेंट गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लाइन आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम डायरेक्टिंग कर क्यों रहे हैं, हम गाइडिंग कर क्यों रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इंटीग्रेट कर क्यों रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि इनके थ्रू करने के बाद हमको जो ऑब्जेक्टिव गोल्स हमारे को अचीव करें। सेकेंड बात करूँ, एज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स मैन, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स, मनी, मटेरियल, मेथड एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज, ये एज एन एक्टिविटी हमारा जो दिखेगा हमको एज ए मैनेजर के फंक्शंस के। सो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी मीन्स व्हेन इट इज इंटीग्रेटिंग ह्यूमन रिसोर्स विथ नॉन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटीज, आपको लिखना है पूरा, ये 3-4 लाइनें जो हमारे सामने हैं आपको पूरा लिखना है इसमें चीज़ें। ठीक है, तो समझ में आ गया एज एन एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब ही क्या, गाइडिंग, डायरेक्टिंग, रेगुलेटिंग और इंटीग्रेटिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। होप समझ में आया हो। अब अगर मैं इसके बाद अगर आगे बात करूं, सो जो टॉपिक मुझे मिलता है, जस्ट वेट करना। अच्छा, एक बार ज़रा अगर मैं आप लोग से रिप्लाई मांगूँ चैट में, तो क्या मुझे रिप्लाई मिल जाएगा सबसे कि अब तक जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप लोग शायद पहले बार इंटरेक्टिव क्लास ऐसे कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ ज़रूरी है कि क्या आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप चैट का ऑप्शन आराम से जाइए और मुझे बता दीजिए येस या नो लिख कर, तो मैं कन्फर्मेशन में क्लास को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो जस्ट चैट में येस या नो लिख के भेज दीजिए तो मैं आगे बढ़ूँगा। ओके, 3-4 रिप्लाई आ गया, अच्छा लग गया, सब लोग रिप्लाई कर दिया अगर तो थोड़ा हाथ चला लें। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस के बारे में। जब भी हम बात करते हैं प्रोसेस, तो ध्यान दीजिएगा किसी प्रोसेस में कोई एक एक्टिविटी नहीं होता। ठीक है, जब मैं बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एक सेट की तरह देख के चलूँ, तब मुझे मिलता है पूरा का पूरा प्रोसेस। क्या कोई भी गुड्स या कोई भी सामान या इन सेलफोन फॉर एग्जांपल, क्या एक बार बन जाएगा? नहीं, इसका बॉडी कहीं और बनेगा, इसका कैमरा कहीं और बनेगा, इसका जो है आईसी फॉर एग्जांपल कहीं और बनेगा, डिस्प्ले कहीं और बनेगा। उसके बाद अलग अलग प्रोसेस में होने के बाद जो काम है उस पर इंटीग्रेट होंगे। तो कभी भी जब बहुत से एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हों और मैं उन एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरह देखूँ, तब मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर जो है वो प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, तो हमने से पहले क्या पढ़ा? एक्टिविटी पढ़ा, जहाँ पर हमने एक चीज़ फोकस किया कि इंटीग्रेटिंग फंक्शन ने फोकस किया मैनेजमेंट का। तो कुछ स्कॉलर्स ने जब फर्दर स्टडी किया मैनेजमेंट के बारे में, तो उन्होंने पाया
कि मैनेजमेंट सिर्फ इंटीग्रेट ही नहीं करता बल्कि और भी बहुत सारे काम करता है और भी बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो किसी भी एक एक्टिविटी को लेके चलना मुश्किल था कि मैनेजमेंट डिफाइन करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट क्योंकि मोर देन वन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मल्टीपल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो उन सभी एक्टिविटी को हम लोग ग्रुप में रखेंगे और ग्रुप को बता देंगे एज अ प्रोसेस कि हाँ मैनेजमेंट इतने काम करता है। तो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है क्या? पहला मुझे मिलेगा प्लानिंग, सेकेंड मुझे मिलेगा ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड मुझे मिलेगा स्टाफिंग, फोर्थ मुझे मिलेगा डायरेक्टिंग, फिफ्थ मुझे मिलेगा कंट्रोलिंग। तो ये पांच एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। चलिए सिंगल नहीं, वहाँ तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फंक्शन हमारा था, लेकिन फर्दर स्टडी ने क्या बताया कि मैनेजमेंट में जो है पांच चीज़ तो होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैनेजर जो होता है ये 5 एक्टिविटी परफॉर्म करता ही है, वन आफ्टर वन फॉर एग्जांपल। तो इसको मैं ऐसा एक्टिविटी कह सकते हैं, लेकिन फर्दर और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि मैनेजमेंट को बोला जाता है प्रोसेस की प्लानिंग। फॉर एग्जांपल पहला, किसी भी काम को करने से पहले बस यूं ही नहीं कर जाओ, एक प्लानिंग ज़रूर होना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। इवन कि जो अगर मैं देखूं किसी भी पर्सन को, देखिए हम लोग दो तरह के लोग हमें मिलते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो बिना प्लान के कुछ भी काम कर लेते हैं। सुबह उठे, मतलब मंडे ले लीजिए, संडे कुछ प्लानिंग नहीं किया, मंडे उठे, जो सामने आ रहा काम करते जा रहे, जो सब्जेक्ट सामने आ रहा पढ़ते जा रहे, पूरे हफ्ते का कोई प्लान नहीं है। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलूँ, मानिए एक ऐसा बच्चा है, मैं किसी स्टूडेंट एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। तो पहला स्टूडेंट है जो कोई प्लान नहीं करता, बस सुबह उठता है, जो उसके मन में है वो करता है, जो सामने सब्जेक्ट मिल गए पढ़ता है, बस खत्म, कोई प्लान उसके पास नहीं है। ठीक है, जब तक जो काम वो कर लेता है। लेकिन सेकंड अगर एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, वो क्या करता है कि संडे 2 घंटे, हालांकि संडे घूमने का टाइम होता है, लेकिन कुछ समय निकाल के संडे में वो प्लानिंग कर लेता है कि अगले हफ्ते वो पूरा मंडे से थर्सडे क्या क्या वो काम करने वाला है, किस दिन क्या काम करने वाला है, किस दिन कौन कौन से काम करने वाला है, कितने कितने घंटे फॉर एग्जाम्पल, और पूरे हफ्ते अपने प्लानिंग पे स्टिक रहता है। तो कोई एक नॉर्मल इंसान भी कह लेगा इस एग्जाम्पल को समझने के बाद कि हाँ एंड में अगर मैं एक हफ्ते बाद उस दोनों बच्चों के रिजल्ट को एनालिसिस करूं, तो मैं पाऊंगा कि जिस बच्चे ने प्लानिंग किया था और जिस प्लानिंग पे स्टिक रहा पूरे हफ्ते फॉर एग्जांपल, जो उसका ऑब्जेक्टिव था या फिर जो उसका रिजल्ट है, आउटकम है, वो फॉर श्योर बेटर होगा उस पर्टिकुलर पर्सन से या जिस स्टूडेंट से जो प्लानिंग नहीं किया फॉर एग्जांपल। तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतने पैसे यहाँ पे इन्वॉल्व है, इतने लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये एक इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन है, इसका इंपॉर्टेंस है पूरे ग्लोब के लिए, फॉर एग्जाम्पल पूरी इकोनॉमी के लिए। तो अगर इन कामों को अगर मैं अच्छे से ना करूँ तो पूरे पैसे वेस्ट हो सकते हैं, पूरे काम वेस्ट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को करने के लिए एक मैनेजर को प्लानिंग करना पड़ता है, और प्लानिंग सिर्फ एक नहीं, अलग अलग प्लानिंग करना पड़ता है। और क्या पता प्लानिंग पहले करे, कल कुछ और सर्कमस्टांस हो, उसे फिर प्लानिंग करना पड़ता है, मतलब उसे प्लानिंग बार बार करना पड़ता है। प्लानिंग कभी कभी रिजिड भी होते हैं, फिक्स प्लानिंग भी होते हैं, और कुछ हमारे प्लान जो होते हैं फ्लेक्सिबल भी हमारे होते हैं। तो यहाँ पे देखा कि स्कॉलर्स ऑफ मैनेजमेंट ने क्या देखा कि कोई भी मैनेजर बिना प्लान के नहीं करता, तो उन्होंने प्लानिंग को एक सिंगल एक्टिविटी के तौर पर देखा। तो उन्होंने और उसने पाया कि हर मैनेजर प्लान करता ही है। फॉर एग्जांपल आज से आई गेस 12 स्टार्ट हुए, 1 महीने हुआ, तो 1 महीने क्लास हो चुका है, अच्छे से कवर नहीं हो पाया, तो अभी भी हमारे पास 8-9 महीने हमारे पास है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अभी से अगर बैठ के हम प्लान कर ले कि मैं 1 साल बाद हमारा जो प्रिपरेशन है वो कैसा चाहिए, तो शायद हम जो एक्टिविटी अभी परफॉर्म करें प्लान करने के बाद वो भी अच्छा हो जाए। तो प्लानिंग ज़रूरी है, सेम है, समय मिलता है, मैनेजमेंट में ही मिलता है। सेकेंड चीज़, हम प्लानिंग में करते क्या है कि प्लानिंग में हमें कुछ काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या हमें कौन कौन से हमें चाहिए ह्यूमन रिसोर्स, वो कैसे होने चाहिए, और हमें क्या ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, संग संग हमें कौन कौन से नॉन ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, उनका बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 1 2 3। ये तो पूरा प्लानिंग का पार्ट था। लेकिन अगले स्टेप पे प्लानिंग पूरा हो गया, 2-3 प्लान बन गए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए पहले फॉलो करेंगे, फिर प्लान बी फॉलो करेंगे, नहीं हुआ तो फिर प्लान सी फॉलो करेंगे, प्लान बन के रेडी है, हमारा स्टेप पूरा हो गया। सेकेंड हमारा स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी मैंने प्लान किया है उसके रिगार्डिंग जो भी रिसोर्स हमें चाहिए, ठीक है, चाहे वो मेरे ह्यूमन हो चाहे वो मेरे नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो, उनको हम एक्युमुलेट करते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको ला के सामने रखते हैं फॉर एग्जांपल, जिससे हमें समझ में आता है कि हाँ ये हमने जो है किया था, हमने प्लानिंग किया था कि ये में चीज़ें चाहिए, हमारे पास अभी चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, भी इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब माने कंपनी खोलना है मुझे, तो कंपनी खोलना है, मैंने प्लान कर लिया, क्या चीज़ कंपनी खोला, मैंने प्लान कर लिया, कितने पैसे चाहिए प्लान कर लिया, और पैसे कहाँ से आएंगे, लोन से आएंगे कि मेरे पास से आएंगे, कैसे स्टाफ चाहिए, कितने मशीनें चाहिए, कहाँ होगा प्लानिंग, सब मैंने प्लानिंग कर लिया। लेकिन इसके बाद मुझे वो रिसोर्स अक्वायर तो करने पड़ेंगे,
ऑर्गेनाइज भी मुझे करना पड़ेगा। तो इस वाले स्टेप में करते हैं क्या है कि हम उस नॉन ह्यूमन रिसोर्स को और ह्यूमन जो हमने प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब करते हैं एक्यूमुलेट। अगले स्टेप में जब ये हमारे पास आगे ऑर्गेनाइज चीज़ें हो गई तो हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। डायरेक्टिंग का मतलब ही क्या होता है, एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन स्टैब्लिश कर ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देना। इन सभी गाइडेंस या फॉर एग्जांपल गाइडेंस या फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा मॉनिटर कौन करेगा, ये डायरेक्ट कौन करेगा, एक मैनेजर ही करेगा और वो मैनेजमेंट फील्ड से ही बिलोंग करेगा। तो मैनेजमेंट में चीज़ें होती हैं डायरेक्टिंग, फॉर एग्जांपल कि ऑर्गेनाइज्ड चीज़ों को प्लान के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट भी मुझे करना है। 3 चीज़ें होगी, खूब समझ में आ रहा हो। यहाँ पे एक चीज़ मैंने छोड़ दिया स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग वाला जो है अब जो मैनेजमेंट फंक्शन है इसको अलग देखा जा रहा है, क्योंकि अब थोड़े ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में या फिर कैसा ऐसा वर्ल्ड आ गया है जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन पे है। डिफिकल्ट वैसा डिफिकल्टी नहीं, मतलब इनको मैनेज करना। अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको समझ में आ गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो है नॉन ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो इनको उन्होंने क्या किया, एक अलग ही सेक्टर बना दिया है मैनेजमेंट के अंदर, जिसको कहते हैं स्टाफिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में जस्ट लाना है मुझे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके बाद जो हमारा फंक्शन पहले हुआ था स्टाफिंग वाले में, हालांकि आपको भी लिखना है 12 के लेवल पे स्टाफिंग लिखना है, लेकिन बता दूं आगे के लिए हाई क्लासेस में स्टाफिंग अब इन फंक्शन से धीरे धीरे हटते जा रहा है, क्योंकि ये इसके लिए डिपार्टमेंट बनते जा रहा है। हालांकि मैनेजमेंट से ही बिलोंग करता है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग हमारा होगा ह्यूमन रिसोर्स, जो कि स्टाफिंग के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। तो मैं उसको बात मैंने नहीं किया, तो ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर लिया। इनके बीच में एचआर डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट स्टाफिंग वाला काम करता है, उसका अलग ही रहेगा, ठीक है, वो अलग ही मैनेजर रहेंगे। वो चीज़ हमारा एग्जीक्यूट हो गया। 4 फंक्शन हमारे परफॉर्म हो गए ऑलमोस्ट। एक फंक्शन तुम्हारे एचआर डिपार्टमेंट से, 3 फंक्शन मैनेजमेंट के और किसी भी एक डिपार्टमेंट से। फॉर एग्जांपल लास्ट जो फंक्शन हमारा होता है कंट्रोलिंग फंक्शन। तो कोई भी काम हमेशा प्लान अकॉर्डिंगली चलते जाए, कभी ज़रूरी नहीं है, होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें डेविएशंस होते हैं प्लानिंग में। जो हमने प्लान किया, जो हमने ऑर्गेनाइज किया चीज़ों को, उसमें डेविएशंस होते ही रहते हैं। तो एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद सबको पता है, बेसिक फैक्ट है कि चीज़ें प्लान अकॉर्डिंग नहीं चलती है, उनको टाइम टू टाइम ऑन द ट्रैक लाना पड़ता है। काम ऑफ ट्रैक होते ही काम मैनेजर्स का कंट्रोलिंग वाले फंक्शन में ऑन ट्रैक लेकर आना। और ये बस ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ये मुझे मिला लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग का। तो क्योंकि मैनेजमेंट के स्कॉलर्स ने अपनी स्टडी में पाया कि जो मैनेजमेंट होता है सिर्फ इंटीग्रेटिंग ही नहीं करता, बल्कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग भी करता है। 5 फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये एक्टिविटी नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब ये हमारा है प्रोसेस। सो होप समझ में आया डेफिनेशन भी। तो यहाँ अगर मैं पढ़ूँ जो लिखा हुआ है हमारे स्क्रीन पर, तो लिखा है हमारे स्क्रीन पर जो है वो है मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन टू बी अ प्रोसेस एज इट कंसिस्ट ऑफ मैनी इंटररिलेटेड एलिमेंट्स एंड फंक्शंस। क्यों इंटररिलेटेड? बिना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, बिना ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग नहीं होगा, बिना स्टाफिंग या बिना ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग नहीं होगा, और उनके बिना मैं कंट्रोल क्या करूँगा। ये आपस में इंटरलिंक्ड है और इस सीक्वेंस में ही जाते हैं। सबसे पहले प्लानिंग ही होगा, फिक्स है, फिर ऑर्गेनाइजिंग ही होगा, फिक्स है, उसके बाद स्टाफिंग होगा, फिक्स है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पूरे चेन फिक्स, ये आपस में इंटररिलेटेड है। एलिमेंट्स एंड फंक्शंस आर अंडरटेकन फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, कि अगर मैं अच्छे से प्लानिंग करूँगा, अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग करूँगा, अच्छे से स्टाफिंग करूँगा, अच्छे से डायरेक्टिंग करूँगा, अच्छे से कंट्रोलिंग करूँगा, और एक अच्छा मैनेजर ही कर सकता है, तब जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो परफॉर्मेंस होगा एंड में, वो भी फॉर श्योर अच्छा ही होगा। इस परफॉर्म सिस्टमैटिकली एंड ऑर्डरली मैनर। द मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रोसेस मीन्स अ सेट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। मैंने पहले कहा कि सिंगल एक्टिविटीज नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन प्रोसेस हमारा। सो होप समझ में आया हो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मैं आगे बात करूँ मैनेजमेंट का, तो मुझे यहाँ मिलेगा मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ड हमारा डिसिप्लिन, तो यहाँ डिसिप्लिन हमारा वो वर्ड नहीं होगा कि जो डिसिप्लिन हमारा जो है हम समझते हैं अनुशासन, फॉर एग्जांपल रूल्स को माने रहना, ये वो डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग और भी है। इसे कहते हैं एरिया ऑफ स्टडी या फील्ड ऑफ नॉलेज कहते हैं। जैसे हमारा मैथमेटिक्स है, जैसे कह सकते हैं हमारा इकोनॉमिक्स है, हमारा अकाउंट्स है,
हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हमारा लिटरेचर है। ठीक उस तरीके से मैनेजमेंट, अगर मैं आपके लैंग्वेज में कहूँ या आपके वर्ड्स में मिलूँ, तो मैनेजमेंट खुद एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट मतलब है टॉपिक। किसी भी डिसिप्लिन के अंदर अलग अलग हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सब्जेक्ट बिलोंग करते हैं किसी एक डिसिप्लिन से। तो मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट एक दुनिया है, यानी कि मैनेजमेंट एक एरिया ऑफ स्टडी है, एक फील्ड ऑफ नॉलेज है। जिस फील्ड ऑफ नॉलेज में मैनेजर क्या करता है, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अपने मैनेजर स्किल्स को इन्हांस करता है, और उसके बाद उसको कंपनियां जॉब देती हैं और कंपनियों को वो हेल्प करता है उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत से स्कॉलर्स भी मानते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिविटी तो है, प्रोसेस भी है, लेकिन हम मैनेजमेंट को एक स्टडी के तौर पे इग्नोर नहीं कर सकते। मैनेजमेंट एक स्टडी भी है, जहाँ मैनेजमेंट को पढ़ते हैं ध्यान से कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो है क्या। सो मैं हमेशा बात करता हूँ कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, कुछ थ्योरीज के बारे में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा तो मुझे कुछ रूल्स मिले जिनको मैं यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी यूज़ करते हैं, दुकानों में गए, शॉपिंग मॉल में गए, कुछ हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हमारे होते हैं, सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल मैथ्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। अगर मान लीजिए हम लोग कुछ हमारे इंग्लिश लिटरेचर है, चाहे हमारा हिस्ट्री सिविक्स क्यों ना हो, ज्योग्राफी क्यों ना हो, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, अगर उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, दुनिया में अवेलेबल है, सो उनके रिगार्डिंग क्या करते हैं हम लोग, समझते हैं कि हाँ उस पर्टिकुलर पढ़ के सब्जेक्ट को मुझे कुछ थ्योरी, मुझे कुछ टूल्स, मुझे कुछ प्रिंसिपल्स मिले, और जिनको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल लाइफ के सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, वो मेडिकल नॉलेज लेते हैं, तो मेडिसिन भी क्या एक तरह का डिसिप्लिन ही है। तो पढ़ने के बाद समझ में आता है कौन सी बीमारी पढ़ते हैं, कौन सी बीमारी क्या दवाई है, क्या डायग्नोसिस फॉर एग्जांपल है। जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किसी को एनकाउंटर करते हैं, कोई पेशेंट आया, उनको बीमारी है, तब वो वही नॉलेज को यूज़ करते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। ठीक इस तरीके से ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक मैनेजर के सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और उस समय जो मैनेजर सीखता है टूल्स और थ्योरीज को मैनेजमेंट सब्जेक्ट में या मैनेजमेंट डिसिप्लिन में उनको यूज़ करता है। तो बहुत स्कॉलर्स ने कहा है कि इसको एज अ प्रोसेस, एज एक्टिविटी तो लो, लेकिन यहाँ हमको लोगों को ट्रेन भी करना है, लोगों को नॉलेज भी देने हैं, लोगों को थ्योरीज भी देने, प्रिंसिपल्स भी देने। तो मैनेजमेंट को एज अ डिसिप्लिन भी ट्रीट करना पड़ेगा, एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज भी ट्रीट करना पड़ेगा। उसका मतलब हमारा ये है। तो अगर बात करूँ मैनेजमेंट के बारे में, तो डेफिनेशन हमारे साथ पीछे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हमारा डेफिनेशन जो है, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, सो वो है एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट इज मीन्ड अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज। ध्यान दीजिएगा, स्पेशल ब्रांच, क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं मेडिसिन में वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, और जो यहाँ पढ़ते हैं वो हम लोग मेडिसिन में नहीं पढ़ेंगे, हम लॉ में नहीं पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो एक स्पेशल है, इसके जो थ्योरीज के जो एरिया जो स्टडी है वो हमारा अलग है। इसलिए मैंने कहा इसे कि स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड हमारा नया है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल में रखना। वैसा कंट्रोल नहीं, कंट्रोल बुरा होता नहीं, कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसको ठीक से मैनेज करना। जिस ऑब्जेक्टिव से वो चीज़ खोला गया था, वो ऑब्जेक्टिव वो चलते रहना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव अचीव होते रहना चाहिए, इन सभी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रिंसिपल स्कूल का है फॉर एग्जांपल, तो उसे समझना पड़ेगा कि स्कूल चलता कैसे है। अगर वो 5 साल तक प्रिंसिपल है तो उसे 5 साल तक स्कूल का ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव स्कूल्स के उनको अचीव करना पड़ेगा 5 सालों तक। लेकिन वो अचीव कैसे करेगा, यही प्रिंसिपल सिखाता है मैनेजमेंट हमें कि द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबकी बस की बात नहीं है, वरना हर कोई मैनेजर बन जाता बड़े बड़े कंपनियों में। लेकिन बड़े बड़े कॉलेजेस जो हैं या फिर टॉप कॉलेजेस जो हैं, वो यही प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल सिखाते हैं मैनेजर्स को या पर्सनल्स को, जिनका वो समझने के बाद उनको जो है वो अपने प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तब उन्हें अच्छा एक जॉब पैकेज मिलता है। तो यहाँ पर उतना दूर मैं नहीं जाऊँगा, समझिए कि जो मैनेजमेंट हमारा है ये एक तरह का मेरा डिसिप्लिन भी है, स्टडी भी है, एरिया ऑफ नॉलेज भी है, जहाँ पर मैनेजर्स को प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस मिलते हैं, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज मिलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आगे लिखा है मैंने कि बीइंग एज अ फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड फंक्शनल एरिया। तो मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट बहुत से अलग अलग एरिया भी हैं। ठीक है, एक मैनेजर सब काम नहीं करता, जैसे एक टीचर सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाता, ठीक है, वैसे ही एक फॉर एग्जांपल जो है मैनेजर भी हर काम नहीं करता, अलग अलग टाइप के अलग अलग स्टडी को बांट दिया गया है। तो मैनेजमेंट खुद एक डिसिप्लिन के तौर पर अलग अलग टाइप से बढ़ चुका है। पहले आप देख पा रहे होंगे सच एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। मतलब ये अब एक स्पेशलाइज्ड एरिया हो गया मैनेजमेंट के अंदर, खुद एक डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया में हो गए, जहाँ पर जो बंदा पढ़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो बस इस बारे में सीखेगा। बस नहीं बोलूँगा, कुछ जनरल आइडिया भी रहेगा, लेकिन मेन उसका जो स्टडी होगा वो फाइनेंस के बारे में ही होगा कि कंपनी के पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। जो बंदा फॉर एग्जांपल पढ़ेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसको समझ में आएगा जो हमारा मार्केटिंग जो मैनेजमेंट है या किसी भी गुड्स का जो मार्केटिंग है वो कैसे होता है, तो उतना अच्छा फाइनेंसिंग नहीं कर पाएगा, इतना अच्छा वो मार्केटिंग कर पाएगा। तो मैनेजमेंट इतने रोल्स को एक सिंगल बंदा मल्टीपल रोल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए स्टडी को, डिसिप्लिन को बांट दिया गया अलग अलग डायरेक्शन में। फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशनल, हेल्थ केयर, सेल्स, डिफरेंट। तो ये स्टडी का ही हमारा एक रूल है, फॉर्म हमारा है। आगे लिखा है मैंने कि अगर बात करूँ मैनेजमेंट डिसिप्लिन के बारे में, सो मैनेजमेंट स्टडी तो है लेकिन ये बहुत ही यंग डिसिप्लिन है। मतलब यंग, जब किसी भी डिसिप्लिन यंग तब कहते हैं जब उस पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा हो या उसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा हो, ठीक है। सो मैनेजमेंट इतना मल्टी डायमेंशनल, इतना प्रैक्टिकल चीज़ है कि प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड हमारा होता है वो होता है अनसर्टेन। जो स्कॉलर्स का बिलीव है आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि वही सेम बिलीव हो 10 साल बाद भी। तो जहाँ उनके कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल से कुछ नया एलिमेंट ऐड होता है तो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन उन सभी चेंजेस को अपने अंदर फिर से कंटेन कर लेता है। तो मैनेजमेंट एक यंग डिसिप्लिन है, इसमें डेवलपमेंट होते जा रहा है और एक फास्ट ग्रोइंग और मल्टी डिसिप्लिन भी हमारा है। फास्ट ग्रोइंग क्यों? बहुत सारे लोग अब समझे कि बिना मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। एक बहुत ही फेमस फ्रेज है, ये लाइन हमारा है कि एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग मैनेजमेंट इज जीरो, या एनीथिंग विदाउट मैनेजमेंट इज जीरो। तो किसी भी काम को मैं करूँ बिना मैनेजमेंट करूँ तो उसका ऑब्जेक्टिव जब जो है वो अचीव ठीक से नहीं होगा, और ठीक से अचीव होने का ऑब्जेक्टिव को कहते हैं ऑब्जेक्टिव ना के बराबर अचीव होना, ठीक है। तो ये हमारा जो है फास्ट ग्रोइंग है, लोग इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिलीव ले रहे हैं इस फील्ड पे कि ये फील्ड का भी काम है चीज़ों को अचीव करना। तो एक मैनेजर को पढ़ाता है मैनेजमेंट अलग वे से, एक डॉक्टर को भी पढ़ाता है मैनेजमेंट एक अलग तरीके से, एक टीचर को भी पढ़ाता है मैनेजमेंट अलग तरीके से। मतलब हर कोई दुनिया में पढ़ रहा है आज मैनेजमेंट, एक फास्ट ग्रोइंग हमारा है, यानी कि हर एक फील्ड के साथ अब मैनेजमेंट को रखा ही जा रहा है, रखा जाना शुरू कर दिया गया है। सेकंड हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी। तो मैनेजमेंट जो हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक एरिया का अगर मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करूँ तो शायद रिजल्ट बराबर मुझे ना मिले। तो मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि इसने क्या किया है कि सभी सब्जेक्ट से अपने लिए कॉन्सेप्ट को लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपके घर में एक बच्चा है, सिंगल बच्चा, अगर उसे पैसे मिले 10 लोगों से, फैमिली से, तो कितने सारे पैसे हो जाएंगे। सेम यहाँ पे जो मैनेजमेंट एक फील है वो एक यंग डिसिप्लिन, यंग बॉय फॉर एग्जांपल, वो अपने प्रिंसिपल्स को, वो अपने थेरीज को डिफरेंट अलग सब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, अपने प्रिंसिपल थेरीज को उनसे भी लेता है और लेने के बाद एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाता है थेरीज का। फॉर एग्जांपल जो लिखा है कि इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मैं अभी इतना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, शायद उसके लिए आपका बेस रेडी हो चुका है या हो चुका होगा इस टॉपिक के एंड तक। इसलिए मैं अभी इतना बना के एक पूरा बैकग्राउंड या कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ आपके माइंड के अंदर। आगे बात करूँ, इट गैदर्स नॉलेज फ्रॉम ऑल अदर डिसिप्लिन्स, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, समझ में आ उतना तक। अब अगर मैं आगे बात करूँ आगे वाले फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पर है कि मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, ध्यान दीजिएगा। तो अब कुछ लोगों ने पाया है मैनेजमेंट को एज अ ग्रुप या टीम एक्टिविटी भी पाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि एक रिलायंस कंपनी है, उस रिलायंस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो क्या पे मैनेजमेंट को मैं एज अ डिसिप्लिन बोल रहा हूँ? नहीं। क्या मैनेजमेंट को एज अ एक्टिविटी बोल रहा हूँ? हो सकता है। क्या मैं मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस बोल रहा हूँ? हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ किसी कंपनी का या किसी इंसान का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैंने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये लोग रेफर करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी का एज ए मैनेजमेंट रेफर करते हैं कि हाँ ये इस कंपनी का मैनेजमेंट है। सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल ओनर्स, या कभी कभी कहते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, ये सब मिल के जो है ना एक ग्रुप टीम को फॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट बिलीव करता है कि एक सिंगल बंदा कभी भी इतने बड़े या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकता, तो अलग अलग टीम बनते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। तो क्योंकि मैनेजमेंट टीम वर्क में बिलोंग करता है, तो हर एक किसी टीम को जो काम करता है मैनेजमेंट का उसे कहते हैं मैनेजमेंट कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर एक टीम
हर एक ग्रुप टीम नहीं होता, बल्कि लेकिन हर एक टीम ज़रूर ग्रुप होता है। मैं भी समझा दूंगा आगे। तो हर एक टीम जो काम करता है मैनेजमेंट का, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट एज ए ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप क्या है? 4-5 लोग मिल गए, ग्रुप बन गया, लेकिन 4-5 लोग आपस में मिलकर एक तरफ काम नहीं कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, सब अपना अपना सिंगल ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। तो कभी भी काम होगा। अगर एक मान लीजिए क्रिकेट है फॉर एग्जांपल, या फुटबॉल मान के चलिए, किसी फुटबॉल में मान लीजिए सब प्लेयर चाहते हैं कि हम ही गोल करें, तो गोल करने पे क्या नाम होता है। तो अगर सभी गोल करने के पीछे पागल हो जाएंगे तो बॉल को पास कौन करेगा? फॉर श्योर डिफिकल्टी होंगे मैनेज करने के लिए पर टीम को। लेकिन जब पूरा टीम एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगी, पर टीम को जीतना है, तो गोल कोई भी करे डजेंट मैटर, टीम जीतेगा। अब जो गोल करने में अच्छा गोल करेगा, जो स्ट्राइक करने में अच्छा वो स्ट्राइक करेगा, जो डिफेंड करने में अच्छा डिफेंड करेगा, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग काम। तो अब वो है एज अ टीम काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है? अपने प्रोसेस, अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम बिल्डअप करता है। आप सभी स्कूल्स में हो, स्कूल्स में अलग अलग ग्रुप्स हैं, पैंथर ग्रुप, तो ये ग्रुप, तो वो ग्रुप, तो ये क्लब, वो क्लब। ये कुछ नहीं है, बस एक तरह का मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ही है, जहाँ पर जो भी हमारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, उनको एक टीम बनाना है, पैंथर टीम, उनको जीतना है। तो टीम एक्टिविटीज सीख रहे हैं और इन्हीं एक्टिविटीज़ को, इन्हीं थीम्स को कल को जाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लोग सिंगल इतने बिजी हो जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भूल ही जाते हैं, सिंगल खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मैनेजमेंट में पढ़ाया गया है कि तुम एक टीम हो, तुम एक ग्रुप ऑफ टीम, तुम एक टीम हो जो ग्रुप से फॉर्म हुआ है, और मैनेजमेंट ग्रुप का ही नाम है जो मैनेजमेंट करता है। तो यहाँ बात करूँ मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एज ए ग्रुप, यहाँ पर हम लोग किसी प्रोसेस की एक्टिविटी या डिसिप्लिन बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनको डिनोट करें किसी भी कंपनी में जो लोग, ध्यान दीजिएगा, जो काम करते हैं मैनेजमेंट के फील्ड में, जो काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर है एज अ ग्रुप मैनेजमेंट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, माय मिस्टेक, ऑल दोज एग्जीक्यूटिव्स एंड पर्सन्स। एग्जीक्यूटिव्स जो एग्जीक्यूट करते हैं कामों को, और पर्सन जो ह्यूमन बीइंग फॉर एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु परफॉर्म्स द टास्क ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, डिफरेंट गोल्स को मैनेज का टाइमली अचीव होते हैं वगैरह वगैरह। तो उस टीम को बोलते हैं मैनेजमेंट, या उस लोग को बोलते हैं, उन एग्जीक्यूटिव के ग्रुप को बोलते हैं मैनेजमेंट, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं? एज ए कॉमर्स का स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। सो ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये वो होते हैं जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टर्स की बात कह सकते हैं, आते हैं, जिनका काम होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। डिफरेंट शेयर होल्डर, ध्यान दीजिएगा, मिलकर 5-10 लोगों को चूज करते हैं, उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। अगर किसी कंपनी में 20,000 या फिर 10,000 मान के चलिए शेयर होल्डर्स हैं, या 500 शेयर होल्डर्स ही मान के चलिए, तो 500 के लोग अगर बैठ जाएंगे कंपनी को मैनेज करने की, तो कंपनी ठीक से मैनेज नहीं होगा। तो उन 500 को मिलकर वोटिंग करना पड़ता है, जैसे हमारे कंट्री में होता है 140 करोड़ लोग हैं, अगर सभी लोग चल जाएंगे मैनेज करने के लिए पूरे कंट्री को, तो कंट्री कैसे मैनेज होगा। तो इस जगह पे क्या होते हैं, वोटिंग होती है, इलेक्शंस होती हैं, जहाँ हम कुछ मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं। सेम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो मिलकर चूज़ करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कंपनी का फॉर्मल पावर बताऊँ, इन्हीं लोगों के हाथों में होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये बिलोंग करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्या बोलते लेवल से मैनेज बिलोंग करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे CEOs, चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफिसर। तो किसी भी कंपनी का फॉर एग्जांपल अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकता है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट या फिर अलग अलग एक्टिविटी का जो चीफ होता है वो हम कह सकते हैं CEOs हमारे होते हैं। तो अलग अलग कंपनी में 10 CEOs हो सकते हैं, बिकॉज अगर 10 प्रोजेक्ट है 10 CEOs हो सकते हैं। आगे बात करूँ COOs, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स। तो अलग अलग एक्टिविटी के ऑपरेशंस भी होने, तो उनका जो हेड होता है COO कहते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ब्रांच मैनेजर, सुपरवाइजर एक्सेट्रा। तो जो हमारे बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, CEOs हैं, COOs हैं फॉर एग्जांपल, ये हमारे आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। आगे जो बात करूँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ब्रांच मैनेजर्स, ये हमारे आते हैं मिड लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और सुपरवाइजर, फोरमैन्स वगैरह वगैरह ये सभी हमारे आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे आते हैं। सो इन जनरल मैनेजमेंट एज अ ग्रुप रेफर्स टू टॉप लेवल मैनेजमेंट टीम ओनली। वो मिड लेवल और लोअर को उतना कंसिडर नहीं करता, लेकिन कुछ स्कॉलर्स मिड लेवल मैनेजमेंट को भी लेते हैं मैनेजमेंट वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन ज़्यादातर केसेस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है, एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को ही हम उस कंपनी का मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कवर किया अब तक, डेफिनेशन मैनेजमेंट का एक लंबा तौर पर डिस्कशन कर
हालांकि बहुत सिंपल टॉपिक में टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन मैंने बैकग्राउंड रेडी कर दिया है आगे टॉपिक्स जहाँ वो सोचने में हेल्प करेगा, वो सभी चीज़ें जो हमने आज सीखी इन चीज़ों से। और हमने कवर किया डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल जहाँ हम बात किया मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस, एज अ डिसिप्लिन, एज अ एक्टिविटी, एज एन एक्टिविटी, एज अ ग्रुप के बारे में। तो अब आगे टॉपिक जो हमारा होगा अगले सेशन में, कल जो हमारा सेशन होगा मैनेजमेंट को लेकर, कॉमर्स को लेकर, वहाँ हम कवर करेंगे इसी मैनेजमेंट का फीचर्स, इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल कवर करेंगे, ठीक है। सो बिफोर लाइक क्लास को एंड करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि सभी लोग क्या है कि अभी घर पे हैं, ठीक है। पहले क्या था, क्लास इंटरेक्टिव नहीं थी, तो मैंने क्या किया है, कुछ कोशिश किया है कि क्लास को इंटरेक्टिव बनाने का। देखिए जो भी CS स्टूडेंट है, देखिए आज करीबन 20 से 22 लोग अभी एक्टिव ज्वाइन किए हैं, सबने ज्वाइन नहीं किया, तो मैं उनको रेफर करके नहीं बोल सकता कि वो शायद मे बी अपने करियर को लेके सीरियस ना हो या वो कुछ और रीज़न हो सकता है। लेकिन जो बच्चे सीरियस हैं उनको तो अपना करियर बनाना है ना। क्या क्लास 12 लास्ट होने वाला है? कभी नहीं। क्लास 12 बैचलर भी होने वाले, और क्या पता वैक्सीनेशन के बाद अगर ऐसा हो कि आप लोग को फॉर एग्जांपल स्कूल्स खुल जाए, प्री बोर्ड हो जाए, या ऐसा हो जाए प्री बोर्ड होने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन ना हो और प्री बोर्ड में फेल कर जो कम नंबर आ जाए, तो ये जो मार्क्स हैं वो आपको ज़िंदगी भर जो है डिफ़िकल्टी पहुंचाते रहेंगे। तो अगर क्लास आप लगता है इंटरेक्टिव, तो क्लासेस ज्वाइन करें, रेगुलर क्लासेस में रहे, ठीक है। ये अपने बेनिफिट के लिए, दोस्त नहीं कर रहे हैं, कुछ और काम है, कनेक्टिविटी नहीं हो, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने लेवल पर, उन चीज़ों को सॉल्व करें। अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, इवन कि मैं भी क्लासेस ला रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का भी फॉर एग्जांपल ऑनलाइन, इसी इंटरेक्टिव वे से कि आप मुझे देख पा रहे हो, PPT रेडीज है, इंटरेक्टिव क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन टीम से मीटिंग चल रहा है। ज्वाइन करें, पढ़ें और रेडी हो जाए अपने अगले स्टेप के लिए, यानी कि बैचलर्स के लिए या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बिन समझे इतने सारे चैप्टर्स लर्न नहीं होने वाले। एज अ टीचर मैं समझा रहा हूँ, एज अ सीनियर जो मैं पढ़ के अपने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर समझा रहा हूँ कि बिना समझे नहीं होने वाला। चाहे हमारा थियोरी पेपर हो, चाहे हमारा प्रैक्टिकल पेपर हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप इफेक्टिवली या एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाओगे अपने बोर्ड्स के ऑब्जेक्टिव को, जो 95% 98% आने का ऑब्जेक्टिव्स है। आराम से पढ़ सकते घर बैठे बैठे, बस इंटरनेट कनेक्शन आप ले लीजिए अपने घर पे, जो भी डेटा पैक हो। बाकी मेरा काम मिलके पढ़ते हैं और उन चीज़ों को अचीव करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को। 2 हफ्ते हैं, पढ़िए, क्लास को ट्राई कीजिए, समझिए, अगर इंटरेक्टिव लगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो होप आज की क्लास को समझ में आया हो। मैं किसी मैसेज लूँगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने लेवल पर रखिए। कल फिर से क्लास आइए, शाम को 4:30 बजे भी ऑनलाइन क्लास होगा। मैं इस तरीके से ही इंटरेक्टिव क्लास लूँगा 4:30 बजे अकाउंट्स का। 2 हफ्ते एंजॉय कीजिए क्लास को, समझिए कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सकता है। बस एक चीज़ चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाने के बाद घर बैठ के पढ़ना भी है, डाउट्स पूछना भी है। मैं होमवर्क अगर मांगूँ तो होमवर्क देना भी है। सो इसी नोट के साथ सभी को गुड डे। ऑलमोस्ट 1 घंटे 1.25 घंटे के आसपास हो गया। टेक केयर, मिलते हैं कल वाली क्लास में कॉमर्स में, BST में, और आज मिलते हैं शाम को इवनिंग अकाउंट्स में रिविजन क्लासेस में। सो टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। Thanks for joining. See you tomorrow or maybe evening for accountancy only. Thanks to all of you. You all can leave the group.